नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। राजनीति बहुत उलझी हुई है और इसको उलझा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हिंद का बड़ा चेहरा, बड़ा नायक, लेकिन अब वो कुछ और करने की फिराक में है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा कि जिस तरह कांग्रेस कोडीन के मामले में, नशे के कारोबार के मामले में सवाल कर रही है कि बनारस में हजारों करोड़ का नशे का कारोबार होता रहा और किसी को पता नहीं, सवाल जायज है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है आरोपियों के घर पर। और अब ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग क्या संकेत दे रही है, राजनीति में उबाल आना तय है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बड़ी बेबाकी से बातचीत की है, जवाब दी है, लेके चलता हूं उनके पास। आप 4 PM को गुजरात को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। मैं धन्यवाद संदीप। बड़ा हैरान हूं देश का सिस्टम देखकर। सोनम वांगचुक, जिसकी पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है, लद्दाख के लिए कई ऐसे काम किए जो लद्दाख उनको जिंदगी भर याद कर रखेगा, वो जेल में है। लोगों ने उनकी चर्चा करना बंद कर दी। बर्खास्त जबरिया रिटायर किए गए अमिताभ ठाकुर जेल में है। कारण यह है कि कोडीन मामले में उसने बड़ा मुखरता के साथ सवाल उठाए थे और ये पहली बार नहीं है। पिछले बार वो मुझसे ही लाइव कर रहे थे और मेरा लाइव खत्म हुआ, आधे घंटे बाद में पुलिस उठा के जेल भेज दिया। तमाम आईपीएस ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए के, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। उन पे कोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले और साफ। अमिताभ ठाकुर जेल में है। कोड़ी भैया के इर्द गिर्द रहने वालों के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। और अब एक उन्नाव में रेप पीड़िता का मामला पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाता। आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिल जाती है। सोनिया गांधी रो पड़ी, राहुल गांधी की आंखें नम हो गई उस रेप पीड़िता से मिलकर कि हो क्या रहा है। राम रहीम जब आता है, मनाता है जेल से बाहर, उसको जन्मदिन पे, उसको चुनाव से पहले पेरोल मिल जाती है। जिसने राम रहीम को जेल में सारी सुविधाएं दी, वो जेलर नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ता है। एक पढ़ी लिखी महिला से, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने वाली, हिंदी बढ़िया बोलने वाली, एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ी लिखी महिला को चुनाव में हरा देता है और जेलर विधायक बन जाता है, क्योंकि राम रहीम को विशिष्ट सुविधा दी गई। उमर खालिद को 4-5 साल हो गए, उसकी जमानत का नंबर ही नहीं आता, सुनवाई नहीं होती। इस देश में चल क्या रहा है? कुलदीप सेंगर के बाहर आने के बाद एकदम राजनीति गर्म हो गई है उत्तर प्रदेश की। किस तरह का आप ये पूरा मामला देखते हैं? देखिए संजय जी, पिछले कुछ दिनों से अब लोगों का धीरे धीरे अदालतों के ऊपर भी विश्वास जो है थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि अदालतें जिस प्रकार से निर्णय ले रही हैं, वो लगता है कि अदालतों के जो जज हैं वो भी कहीं न कहीं किसी सरकार के प्रभाव में या दबाव में लगते हैं। इस तरह का जनता महसूस कर रही है। उसके तमाम कारण हैं। आपने भी कई नाम गिनवाए कि इन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जेल के अंदर हैं, कई लोगों पे अभी तक केस ही, आरोपी सिद्ध ही नहीं हुए, कई लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। अब बताइए, अमिताभ ठाकुर ने अगर सवाल पूछ लिए आपके घोटाले घपलों पे, तो आपने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। अरे भाई, अमिताभ ठाकुर किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति तो है नहीं। अमिताभ ठाकुर कोई बदमाश तो है नहीं, कोई गुंडे तो है नहीं। वो पूर्व नौकरशाह है और उन्होंने वाजिब सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो सवाल मुलायम सिंह यादव पे भी उठाए थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव ने तो जेल नहीं भेजा। अमिताभ ठाकुर की और मुलायम सिंह की अदावत सब जानते हैं, उसके बाद कभी बावजूद कभी उनको उस तरह से जेल में नहीं डाला गया। तो ये जो देश में चल रहा है, ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम तानाशाही के आसपास घूम रहे हैं और जिसको चाहे उसको आप जो मर्जी कर देते हैं। अब आप बताइए कि राम रहीम हो, दूसरे लोग हों, उनको जब चाहे बेल मिल जाती है। और कुलदीप सेंगर जी बलात्कार के दोषी हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली अभी उनके नाम पे विचार चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, दोषी सिद्ध हो चुके हैं। उसके बावजूद उनको बेल मिल जाती है। और जिस लड़की के बहन भी मर गई है, उसके पिताजी भी मर गए हैं, उसके ऊपर खुद हमला हुआ है, वो बच गई किसी तरह। अब वो दिल्ली में जो है ठोकरें खा रही है, घर घर जा रही है। अगर वो कहीं अपना विरोध जताने के लिए कहीं बैठती है दिल्ली में, इंडिया गेट के पास बैठती है, जंतर मंतर पे बैठती है, तो पुलिस उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई बहुत बड़ी दुश्मन है, कोई बहुत बड़ी
वो बदमाश है या जो भी कहें, उस तरह का व्यवहार उसके साथ हो रहा है। उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब वो घूमते फिरते विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ चली गई है। वो सोनिया गांधी से मिली है, वो राहुल गांधी से मिलना चाहती थी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। दूसरी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का देश में एक माहौल पैदा कर दिया है कि कोई कुछ भी करे, वो ना कुछ बोलेगी ना कुछ कहेगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के लिए भी और लोगों के लिए भी। न्याय मिलता हुआ कहीं नहीं दिख रहा, गुंडागर्दी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अब बताइए, इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हो गया है और जिस पर तुरंत एक्शन लेने वाले बाबा को जाना जाता है कि तुरंत बुलडोजर चल जाता है। अब कई दिन से बुलडोजर की सर्विसिंग चल रही है, डीजल खत्म हो गया है, वो क्यों नहीं आ रहा है डीजल? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लोग विचार कर रहे हैं, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि बाबा अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं। दिल्ली ने जिस प्रकार से उनको घेर लिया है, बाबा उसमें परेशान है। आगे आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा भी कि बाबा को घेरने के लिए पूरा जो है यंत्र तंत्र सर्वंत्र और शाम दाम दंड भेद, अपने तोता मैना गिद्ध सब अमित शाह जी ने लखनऊ भेज दिए हैं। तो अब बाबा को घेरने की तैयारी हो गई है। और ये जो आपदा बाकी लोगों पे थी, ये आपदा भाजपा में ही आनी शुरू हो गई है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि ब्राह्मण समाज के तमाम विधायक जो है एकजुट खड़े हो गए हैं, वो बैठ के कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। वो किसके विरोध में मीटिंग कर रहे हैं? वो क्या आगे अपना प्लान बना रहे हैं, क्या करने वाले हैं वो? इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए जी। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी में कोडीन कफ सिरप का किंगपिन शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है और बीते 5 साल में इसने 500 करोड़ रुपए की कमाई की है। उसका गौरव धंधा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक फैला है। इस पूरे गौरव धंधे में शुभम जायसवाल अकेला नहीं है। इसमें धनंजय सिंह, अमित सिंह टाटा और यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह शामिल है। धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। इन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी कृपा बरसती है। धनंजय सिंह कोडीन कफ सिरप गौरव धंधे में शामिल लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। सवाल है कि धनंजय पर बुलडोजर कब चलेगा? और ये आगे लिखती हैं, कोडीन मामले पर केंद्र सरकार से सवाल। केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है? जेपी नड्डा इस मामले में चुप क्यों है? भाजपा नेताओं ने क्यों नहीं पूछा कि यूपी में धनंजय सिंह को क्यों बचाया जा रहा है? सच्चाई यह है कि यूपी में बुलडोजर जाति, धर्म और उपनाम देखकर चलता है। इनका बुलडोजर सिर्फ विशेष समुदाय और गरीबों के खिलाफ चलता है। ये कफ सिरप का स्कैम है, पूरा देश इसका शिकार है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं राजस्थान में तमाम मानकों में फेल होने पर भी कफ सिरप मुख्यमंत्री योजना में शामिल की गई। याद रहे कि तब भी देश के स्वास्थ्य मंत्री चुप थे, आज भी चुप हैं। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ये सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत सिस्टम को दुख पहुंचाते हैं, हैरान करते हैं कि बनारस में ये करोड़ों रुपए का नशीली सप्लाई होती रही, कफ सिरप सप्लाई होता रहा, बड़े बड़े नाम। एक सिपाही का करोड़ों रुपए का भवन बना, कोठी बनी आलीशान खड़ी है और उस पर बुलडोजर, आप बता रहे हैं सर्विस नहीं हो पाई है बुलडोजर की, डीजल नहीं है, बुलडोजर आराम कर रहा है। लेकिन ये पूरा मामला पूरे देश भर में, देश नहीं पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि शुभम जायसवाल भाग गया। बताया जाता है कि दुबई में बहुत बड़े बड़े नौकरशाहों के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे और खासतौर से यूपी में बताया जाता है कि जौनपुर के 2 मित्र आए थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की, बिल्कुल मामूली थे, शायद सिपाही पाई थे उनके फादर, और उन्होंने लखनऊ में रियल एस्टेट में करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य हासिल किया। एक साहे साहब थे, बेसहाय कर गए बहुत लोगों को। बाद में इनकम टैक्स ने छापा मारा, सुना जाता है 500 करोड़ की जमीन जब्त की गई। वो भी बीजेपी के कुछ नेताओं के बहुत करीबी थे और फिर धनंजय सिंह ने सुना है कि उनसे मदद मांगी इस मामले में, क्योंकि उनकी रियल एस्टेट पे भी बहुत सारे नौकरशाहों की बेनामी संपत्ति लगी थी। और ये आलोक सिंह और टाटा, आप सोचो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, इनके पास भी बहुत सारे नौकरशाहों का ट्रांजेक्शन दुबई में किया गया, ऐसा सूत्रों का बताना है, जो ईडी तलाश कर रही है। लेकिन कब तक तलाश कर पाएगी?
कब तक ये हो पाएगा, कब तक बुलडोजर चल पाएगा, ये सवाल पूरी विधानसभा में गूंजता रहा। योगी जी कहते रहे हमने तो सिपाही को बर्खास्त किया है, लेकिन फिर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये पूरी घटना कितना शर्मसार करेगी बीजेपी को, सरकार को, ये मैं जान। संजय जी, देखिए, आपको ये समझने के लिए कि ये जो कप सिरप का मामला है, ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, वहां दब गया। उसके बाद राजस्थान में भी आया, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है सेंट्रल से, और खाली डमी सीएम बैठे हुए हैं, तो वहां कोई चर्चा नहीं है। इसी को हथियार बना के उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है। आपको मालूम है, हमारी बार बार चर्चा भी होती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो तलखी है, उसी तलखी के तहत ये एक बड़ा हथियार बन गया है कोडिन कप सिरप, और लड़ाई में इसी से लड़ाई जाएगी आगे, और यही एक हथियार बनेगा जो बड़ा विस्फोट उत्तर प्रदेश में करेगा। और इसी के चारों तरफ रणनीति बनाई जाएगी ताकि बाबा को फिट किया जा सके। बाबा अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आप ठाकुर, ये लोग हैं, इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो ठाकुर जाति से आते हैं। दूसरा जो बाबा का है, बाबा के कुछ करीबी लोग हैं, और वो जो सिपाही हैं या कुछ दूसरे लोग हैं, वो तो एक डमी है। पैसा तो किसी और का लगा हुआ, अभी वो तस्वीरें खुलने वाली हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं सब उससे भी बड़ा मामला इसको मानता हूं कि ये जो कल मीटिंग हुई है विधायकों की, और इसमें अभी खबरें ये आ रही हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक थे। हालांकि चर्चा कहीं कहीं ये भी है कि कुछ दूसरे दलों के भी दो चार आ गए थे लिट्टी चोखा खाने, और दावत अच्छी चल रही थी, तो वहां पे वो लोग भी आ गए थे। तो वो, और उसमें खास तौर पे वो भी आए हैं जो उनके मिश्रा जी के बेटे हैं, साकेत मिश्रा, जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी आए हैं। तो वो स्पेशल आए हैं, तो कुछ रणनीति बन रही है दिल्ली की। तो दिल्ली की रणनीति को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, किस प्रकार से हमला बोला जाए, क्योंकि याद है कि एक बार बाबा के खिलाफ 100 सवा 100 विधायकों ने हमला धरना दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, क्योंकि बाबा के कंधे पे हाथ आरएसएस का भी था। आज आरएसएस खुद जो है कमजोर सी हो रही है, उसको छड़ी लगा के खड़ा होना पड़ रहा हो, अपने सहारा ही नहीं दे पा रही अपने आप को, तो बाबा को कहां से सहारा देगी। तो ये दिल्ली की बाबा को घेरने की रणनीति है, चौतरफा रणनीति है, और अभी मुझे बाबा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब वो क्या, कितना बच पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, ये इस तरह के घोटाले एक नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी संजय जी जब खुलने शुरू होंगे, यही नौकरशाह, देखिए आज थोड़ा सा फिर दोबारा चर्चा में आए हैं नवनीत सहगल जी, उनके ऊपर कुछ और आरोप पता चले हैं कि क्या क्या चीजें कर रहे थे। अभी वो धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नौकरशाहों की तस्वीरें सामने आएंगी जो अभी पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में खाली एक कप सिरप ही नहीं है, वहां दूसरे सिरप भी हैं। वहां कपड़े धोने वाले सर्फ भी निकलेंगे अभी, और वो दूसरे सर्फ ना निकल जाए काटने वाले, पता चला उनका भी व्यापार हो रहा है कुछ जहरीले सांपों का। तो बहुत सारी चीजें अभी खुलेंगी। क्या आप सोच रहे हैं कि जमीन पर कब्जाने का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें भाजपा के नेता नहीं है? दूसरे जो चल रहे हैं, मेरठ में बहुत बड़ा कांड है नकली किताबें छापने का, वो सामने नहीं आएगा। बहुत सारे घोटाले घपले हैं जो खुलेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन अभी जो ये बड़ा हथियार है कप सिरप वाला, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। इसी के माध्यम से बाबा को निपटाने की एक प्रक्रिया दिल्ली से चल रही है, मेरा ये मानना है जी। मलिक साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के नाम पर अपना कद बहुत बड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई देश का ऐसा किसी राज्य का चुनाव नहीं होता जहां योगी आदित्यनाथ की पूछ नहीं होती, योगी आदित्यनाथ को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि तड़का जो होता है वो हिंदुत्व का योगी आदित्यनाथ ही लगा पाते हैं। इन हालातों में, इन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि वो एक ताकतवर हिंदुत्व नेता हैं। उनकी जो पीठ है वो पूरे देश में उस पीठ का एक विशिष्ट महत्व है, और पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पे वो पीठ है, वहाँ पे जो महंत हैं उनका भी एक खासा प्रभाव है। एक हिंदुत्व के नेता के नाम पे, एक मुख्यमंत्री के नाम पर योगी आदित्यनाथ की अच्छाई अगर मैं पूछूं, दो अच्छाइयाँ और दो सबसे बड़ी कमी जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ फंसे, तो अच्छाई क्या मानेंगे आप और कमी क्या मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ कहाँ फंस गए? देखिए संजय जी, अगर आप योगी जी की अच्छाई की बात करें
तो अभी लगभग 9वां साल शुरू होने वाला है उनको, उनके ऊपर सीधे सीधे तौर पे कोई भ्रष्टाचार का या कोई दूसरे जो आरोप होते हैं जो तमाम मुख्यमंत्रियों पे लगते हैं या नेताओं पे लगते हैं, उसके आसपास भी योगी जी नहीं है, कोई आरोप सीधे सीधे उनके ऊपर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा खाका उन्होंने खींच दिया और बुलडोजर एक ऐसा चलाया जिससे वो लोकप्रिय हो गए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में वो सबसे बड़े धार्मिक, कट्टर धार्मिक नेता हैं जो उनकी लोकप्रियता को भाजपा में बढ़ाता है, इसीलिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन यही यही उनकी लोकप्रियता आज उनकी दुश्मन बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की लॉबी है वो समझती है कि मोदी के बाद योगी ना हो जाए, इसलिए योगी जी को कमजोर करने किया जाए, और उसी रणनीति के तहत बाबा को निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये तो हुई है उनकी अच्छाई। उनमें अगर हम कमियां ढूंढे या उनकी कोई बुराई ढूंढे, मैं उसमें दो चीजें देखता हूं कि बाबा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, और बाबा ने जो ये ठप्पा लगाया है कि भाई वो क्षत्रिय समाज के से आते हैं और क्षत्रिय समाज पर उनका बड़ा गर्व है, वो जो उन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ खुल के अपने आप को जोड़ने का काम किया है, मुझे लगता है कि वो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है और वो उनके लिए खतरा है। उनको बिल्कुल अलग रहना चाहिए। वो एक संत हैं और संत के बाद वो संत बाद में है। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय नेता हैं। तो अभी कुछ दिन के लिए उनको जातिवाद से दूर रहना चाहिए, और जितना वो इसके करीब आएंगे मुझे लगता है कि दूसरी जातियां उनसे छिटकेंगी। अब ये ब्राह्मण समाज अगर इस बात पे हो रहा है कि आप ठाकुरों के बहुत करीब हैं और ब्राह्मणों के बहुत दूर हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी खराबी है, या ये उनकी, आप कहिए कि ये दो उनकी बुरी खबरें हैं उनके लिए, जो उनको नुकसान आने वाले समय में पहुंचा सकती हैं। जी मलिक साहब, एक चीज और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एक बड़ी चीज ये नुकसान वाली ये भी है कि वो उन्होंने नौकरशाहों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। उनको लगा कि नौकरशाह जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं बजाय नेताओं के। नेता बेईमान होते हैं। जबकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि नेता को हर 5 साल के बाद इम्तहान देना होता है। वो किसी के बच्चे पैदा होने में नहीं गया, वो किसी के मरने में नहीं गया, किसी की दावत में नहीं गया, उसके वोट कट जाएंगे। आप रात के 2 बजे अपने क्षेत्र के विधायक का, मंत्री का, एमपी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप उसके वोटर में आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन किसी आईएएस का मकान आप 6 बजे के बाद घंटी बजा के देख लीजिए, अगले दिन जेल में दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि नौकरशाही की जो हालत इस सरकार में हुई, उसने योगी सरकार की कार्य क्षमता पर एक सवाल खड़ा किया। और थाना, ब्लॉक, तहसील स्तर पर जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा उतना पहले कभी बढ़ा नहीं। तो शायद ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि दिल्ली की बात तो करते हैं, दिल्ली के सिंहासन की बात तो करते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन नौकरशाही पर पकड़ कमजोर है। नौकरशाह अपने जी मन की चला लेते हैं। आपको देखिए लगता है? संजय जी, देखिए संजय जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि कहीं ना कहीं योगी जी को नौकरशाही का अनुभव कम है और उनको एक सिस्टम को चलाने का अनुभव कम है। हालांकि वो दूसरी बार सीएम हैं, उनको काफी हद तक इस चीज में निपुण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नौकरशाही के बीच में घिरे हुए हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग कल्याण सिंह जी के घर के पे चाय पी रहे थे दिल्ली में, और मैंने कल्याण सिंह जी से पूछा कि बाबूजी, ये नया तो नया लड़का है, अभी अनुभव भी बहुत कम है राजनीति का भी, तो क्या अखिलेश इतने बड़े स्टेट को चला लेंगे, और क्या नौकरशाही इनके सामने नतमस्तक होगी, नौकरशाही को ये हैंडल कर लेंगे? तो उनका जवाब ये था कि देखिए, नौकरशाही जो है वो एक सधे हुए घोड़े के समान होती है। अगर वो घोड़े के ऊपर आप सवार होते हैं और आप नौ सीखिए हैं, तो वो कुछ कदम चल के आपको पटकी दे देगी नौकरशाही, और आपको अपनी पीठ पे वो ढंग से सवार नहीं होने देगी। और आप सवार अगर सदा हुआ है, और सवार सदा हुआ है और घोड़े को साथ दिया है उसने, और घोड़े के ऊपर बैठ के जैसे ही एड़ मारता है, घोड़ा टक 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 दौड़ने लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि बाबा एक सदे हुए नेता नहीं थे, सदे ब्यूरोक्रेसी को साध नहीं पाए, वो उल्टा ब्यूरोक्रेसी से सद गए, ब्यूरोक्रेसी ने उनको साध लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ब्यूरोक्रेसी में घुस के रह गए। और ब्यूरोक्रेसी की आदत ये है कि ब्यूरोक्रेसी, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी मजबूत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो, तो ब्यूरोक्रेसी उसको प्रधानमंत्री के सपने दिखाने लगती है।
चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, उनके सपने में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी आती थी। और जब से दोबारा बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनके सपने में प्रधानमंत्री की कुर्सी आ रही है, जो उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अगर उनके सपने में प्रधानमंत्री की कुर्सी आ भी रही थी, तो वो उनको जाहिर नहीं होने देना था, तो उन्होंने जाहिर कर दिया है। इसलिए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, उनकी नजरें जो है बाबा पे आ गई हैं। अब बाबा को निपटाने के लिए वो क्या क्या षड्यंत्र करते हैं, क्या क्या शाम दाम दंडभेद करते हैं, उनसे बाबा को गुजरना पड़ेगा। दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जो है वो अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड को पार करके आपको जाना पड़ेगा। अब इस दरिया को आप कैसे पार करेंगे, ये आपको देखना होगा। आप इसमें भस्म भी हो सकते हैं, और अगर आपने पार कर लिया तो आप दिल्ली की कुर्सी पा सकते हैं। तो ये लंबा सफर है, कठिन सफर है। बाबा इसको पार कर पाएंगे या बाबा इसमें निपट जाएंगे, अब यही हमें देखना होगा। जी सही बात है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये राजनीति की वो राहें हैं जिन पे हमेशा कांटे बिछे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की। ये तो मलिक जी, और पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।